नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। तो जूनियर के लिए यानी 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के लिए हमने गणित की क्लास स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें पहला चैप्टर संख्या पद्धति को शुरुआत करा है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। आप जा करके उसे देख सकते हैं। और हमने कल समझाया था कि अंक क्या होता है, अंकों से संख्या किस प्रकार निर्माण हुआ है, संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने उसमें क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि जो पूर्णांक संख्या है, मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था, उसको मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पूर्णांक संख्या है वो कौन कौन सी होती है। तो पूर्णांक को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पूर्णांक संख्या, ठीक है। कल मैंने परमेय संख्याओं के 3 भाग बताए थे प्यारे साथियों। 3 भाग परमेय संख्या के बताए थे। एक बताया था प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी बताई थी पूर्ण संख्याएं और तीसरी बताई थी मेरे प्यारे साथियों पूर्णांक संख्याएं। तो आज हम पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। दूसरा मेरे मित्रों होगा शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक दूसरा होगा शून्य पूर्णांक। तीसरा होगा मेरे प्यारे साथियों ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब मेरे प्यारे मित्रों धनात्मक पूर्णांक की जब भी बात होगी तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, डैश डैश से इनफाइनाइट तक लिख सकते हो। या दूसरी कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों लिख सकते हो, जैसे +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, डैश 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 इनफाइनाइट तक लिख सकते हो। और शून्य पूर्णांक में मित्रों शून्य रहेगा, ठीक है। शून्य पूर्णांक को आप कह सकते हैं ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। और मेरे प्यारे साथियों ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, -4, -5, -6 डैश डैश इनफाइनाइट। यानी ऋणात्मक पूर्णांक जो होती हैं वो माइनस की नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों अगर मैं संख्या रेखा पर दर्शाऊं, किस पर दर्शाऊं? संख्या रेखा। संख्या रेखा पर अगर मेरे प्यारे साथियों उसको दर्शाता हूं तो आप यहां देखोगे, जैसे मेरे प्यारे शिक्षक साथियों यहां पर समझेंगे शून्य पूर्णांक यहां बीच में रहता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक चलेगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इधर ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5, -6, -7। यानी जितनी बड़ी संख्या माइनस की होगी उतनी ही छोटी होती है और इधर संख्या बढ़ती जाती है। जैसे प्लस का 1 है ना, जैसे देखेंगे प्लस का 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 डेड इनफाइनाइट। तो संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। तो शून्य एक ऐसा स्टॉप है दोस्तों जो कि ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। यहां से देखेंगे इधर संख्या घटती जाती है और इधर से संख्या बढ़ती जाती है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक को हमने, इंटीजर्स को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं और तीसरा शून्य पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली जो आप हेडिंग डाल लोगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले डालिए सम संख्या। क्या? सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या इसको इवन नंबर बोलते हैं प्यारे मित्रों। इवन नंबर्स। क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। अगर साथियों आपने जितना मैंने पढ़ाया वो पढ़ लिया तो चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो चाहे यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अब दोस्तों सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से पूर्णता, पूर्णता यानी शेषफल शून्य होना चाहिए। जो संख्याएं, जो संख्याएं 2 से, जो संख्याएं 2 से पूर्णता, पूर्णता का मतलब होता है शेषफल शून्य होना। यानी यहां पर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, कोई दशमलव में नहीं आएगा। जो संख्या 2 से पूर्णता विभाजित हो, जो संख्या 2 से पूर्णता विभाजित हो,
उनको हम मित्रों सम संख्या कहेंगे। जैसे अगर देखें 2, 4, 6, 8, 10, सम संख्या में शून्य भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। 10, 12, 14 डैश 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 इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक आप लिख सकते हैं। तो शून्य से लेकर के ये सभी संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ? अब हम यहां पर कुछ पॉइंट समझते हैं। 1 से, इनको समझ लेना, ये बहुत जरूरी है। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 1 से 100 तक कुल 50 सम संख्याएं होती है। 50 सम संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्या प्यारे साथियों? 50 सम संख्या। दो सबसे छोटी दो सबसे छोटी सम संख्या है। सम संख्या है, 2 सबसे छोटी सम संख्या है। अगला पॉइंट प्यारे मित्रों देखेंगे, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अब सम अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल 1 से या स्वयं से डिवाइड होती हो, या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होती हो, उन्हीं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। आप इसके बाद में 4 को देख लो, 6 को देख लो, 8, इनके गुणनखंड बहुत सारे हो सकते हैं। 2 को, 1 को और खुद को छोड़ करके अन्य भी गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए वो अभाज्य सम संख्या नहीं होंगी। केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। क्लियर? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं मित्रों, इसको समझ लेना। अब हम कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम संख्या, या यहां कह सकते हो कि 4 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग सम संख्या है। 4 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, इसको समझ लो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जो वर्गमूल के अंदर हो और इसके गुणनखंड करने पर मित्रों 2 का जोड़ा बनने के बाद में ये बाहर निकली हो, तो ये संख्या जो 4 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर? यानी इसको अगर वर्गमूल लगाएं तो ये बाहर निकल सकती है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये कह सकते हैं कि 2 का वर्ग करने पर ये 4 बनी है तो पूर्ण वर्ग है, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर? और अगर मान लो अगर आपको संख्या नहीं पता है तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। जब भी कोई संख्या नहीं पता है, जैसे वो कहता है 3 सम संख्याएं, 4 सम संख्याओं का योग, तो 3 सम संख्याओं के योग की बात करेगा तो मेरे प्यारे साथियों इन तीनों को ले लेंगे हम। 3 सम संख्या की बात करेगा तो इन तीनों को ले लेंगे, 4 सम संख्या की बात करेगा तो इनको लेंगे, 5 की बात करेगा तो इनको लेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यानी जब भी आपको सम संख्या नहीं पता होगी तो इस तरह से साथियों हम उसको लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको आगे बताता हूं। चलिए अगले नए पेज पर चलते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, जैसे उसने बोला, चलिए दोस्तों तो हम एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लो उसने बोला 3 सम संख्याओं का योग, 3 सम संख्याओं का योग 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। अब हमें सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है, तो प्यारे साथियों 3 सम संख्या जैसे x + 2 और x + 4 मान लेंगे। अब तीनों को मित्रों जोड़ना है, आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ोगे, जैसे x + x + 2 + x + 4, आपने इसको जोड़ा। अब जोड़ेंगे तो देखो x को, तीनों को, ये 4 संख्या इनको जोड़ देंगे तो 3x,
और संख्या संख्या को जोड़ लो तो 6 हो गया, 2 4 6, और जोड़ कितना दे दिया है 24, तो 24 के बराबर रख लोगे। तो 3x बराबर, जब 24 में से हम 6 घटा देंगे तो प्यारे साथियों 18, तो 3 से काटेंगे तो 3 6 के 18, x का मान में कितना मिल गया 6। अब यहाँ पर मैं 6 रखूंगा और x की यहाँ पे 6 और 2 जोड़ दूंगा तो 8 हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा। यानी संख्या सबसे बड़ी पूछी तो कौन सी होगी 10। तो ये काफी बड़ा हो रहा है साथी। मैं आपको बहुत ही सरल और बहुत ही शॉर्टकट बताता हूं, समझिए। जैसे साथियों मैंने योग दे दिया 24, ये योग 24 दिया है, और जितनी संख्या बोला है, जैसे इसमें 3 बोला है तो 3 का डिवाइड कर दो, 3 का 3 अट्ठे 24, तो कितना आ रहा है 8। ये बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। इसके बाद में सम संख्या कौन सी होती है 10, और इससे पहले सम संख्या कौन सी होती है 6, तीनों मिल गई। अब आपसे कौन सा पूछा है सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये छोटी पूछता तो ये होता, बड़ी बीच की पूछता तो ये होता, तो ये आंसर हो गया। यहां पर हमें x मानना पड़ेगा लेकिन यहां नहीं मानना, तो आप इस तरह से शॉर्टकट कर सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सम संख्या को आपने आसानी से समझ लिया। अगर संख्या नहीं पता हो तो इस तरह से मान सकते हो आप लोग, ठीक है। और अगर कोई n सम संख्या बोल रहा है तो n की जगह पे 2 4 6 8 से शुरुआत करेंगे। बात समझ में आ रही है। n सम संख्या की बात करता है, p सम संख्या की बात करता है, तो वहां पर 2 4 6 8 रख के ही देखेंगे, तभी सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे साथियों, विषम संख्या। अगला जो हेडिंग डालेंगे हम, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। क्या करेंगे, ऑड नंबर्स, विषम संख्या। ये क्या होती हैं ऑड नंबर्स, इसको समझ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी पूर्णतः का मतलब होता है कि आपको समझ लेना है कोई दशमलव में नहीं आनी चाहिए, पूरा पूरा शेष पर शून्य रह जाना चाहिए, दशमलव नहीं आना चाहिए, है ना। तो अब आप समझ लो कौन कौन सी संख्या है, तो समझते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17। हालांकि अगर मैं चाहूं उनको विभाजित कर सकता हूं, लेकिन विभाजित करने पर दशमलव आएगा और हमें दशमलव नहीं लाना है, यानी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तब ये विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे हम। अगले पॉइंट में कह रहा है कि 1 से 100 तक कुल 50 विषम संख्या होती है। 50 विषम संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कुल 50 विषम संख्याएं। प्यारे साथियों आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या प्यारे साथियों कौन सी, 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। अगला पॉइंट देखें, इससे दिखाई नहीं दे रहा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या 1 है। ये भी 1 है। पूर्ण वर्ग कैसे, जैसे 1 का वर्गमूल अगर आप निकालोगे तो 1 गुणा 1 बराबर 1, या ये कह सकते हो कि 1 का वर्ग करने पर भी 1 बनता है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण घन विषम संख्या, पूर्ण घन विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण घन विषम संख्या भी 1 है। एग्जाम्पल देखें प्यारे साथियों, एग्जाम्पल आप समझोगे तो जैसे 1 का क्यूब, यहां पर क्यूब रूट होगा, तो मैं ये कह सकता हूं क्यूब रूट के अंदर 1 गुणा 1 गुणा 1,
अब 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा तो ये 1 बाहर निकल जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि 1 का क्यूब करो तो 1 ही आएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या भी हमारी कौन सी है? 1 है। क्लियर? चलिए आगे पॉइंट को, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे प्यारे साथियों, एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछता है कि एक कौन सी संख्या, फिर अगर आपसे पूछता है तो एक कौन सी संख्या है, तो आप कह सकते हो एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि शुरुआत एक प्राकृतिक संख्या से होती है, तो एक को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्लियर हुआ? अब नोट पॉइंट में प्यारे साथियों में कुछ पॉइंट करा दे रहा हूं, इसको नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हो। नोट पॉइंट में पहला पॉइंट, पहला समझते हैं, किसी संख्या में एक का गुणा या भाग करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने किसी संख्या में एक का गुणा करा, जैसे मैं लो ए ले लिया, ए में एक का गुणा कर दिया तो ए ही आ जाएगा। जैसे मैंने एक्स में एक का गुणा कर दिया तो एक्स ही आ जाएगा। जैसे मैं पी में एक का गुणा कर दिया तो पी आ जाएगा। जैसे मैं 9 में एक का गुणा कर दिया तो 9 आ जाएगा। यानी एक का गुणा किसी भी संख्या में करूं या भाग करूं, जैसे 3 में एक का भाग दे दिया तो 3 आ गया, जैसे 7 में एक का भाग दे दिया तो 7 आ गया। या तो एक का गुणा करूं या किसी संख्या में एक का भाग करूं, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा नोट, दूसरा देखो, किसी संख्या की घात 1 होने पर, किसी संख्या की घात, किसी संख्या की घात 1 होती है, इतना ही कर सकते हो। किसी संख्या की, कोई भी संख्या, जैसे 9 है, इसकी घात अपने आप में 1 है, जैसे 7 है, इसकी घात अपने आप में 1 है। या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे 3 की पावर 1 है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 1 पे कितनी भी घात हो, उस संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने 1 पे 100 घात कर दी तो भी 1 आएगी। तो 1 के बहुत सारे नियम है, मैंने कुछ कुछ बता दिए हैं और बाकी आगे बता के चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला दोस्तों हेडिंग डालोगे आप लोग, आप डाल सकते हो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको मेरे प्यारे साथियों बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसको मेरे प्यारे साथियों प्राइम नंबर्स बोला जाता है। यहां से अगर कोई सवाल आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको समझते हैं मेरे प्यारे साथियों, अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड है ना। या ये कह सकते हैं एक से या खुद से विभाजित हो, एक से या खुद से विभाजित हो। जैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लो कौन कौन सी संख्या है। जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, डैश 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 इनफाइनाइट। हम कह सकते हैं दोस्तों, अब इसको आप पहले तो समझ लें। जैसे मैंने यहां से 2 ले लिया, 2 या तो केवल एक गुणनखंड है या इसका 2। अब मैंने 3 ले लिया, पहले 2 को लिया फिर 3 को लेता हूं, तो ये 1 से विभाजित हो सकती है या 3 से हो सकती है। केवल 2 गुणनखंड बन रहे हैं।
अगर मैंने 5 को ले लिया तो या तो ये 1 से विभाजित होगी या 5 से होगी, इसके भी केवल 2 ही गुणनखंड है। और देख लीजिए आप, जैसे मैंने 7 ले लिया तो इसका एक ही गुणनखंड होगा या 7 ही होगा, यानी 7 से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी। और भी कोई ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने 11 ले लिया तो 11 किससे 1 से विभाजित होगी या 11 से विभाजित होगी। यानी ऐसी संख्या जो केवल खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट दोस्तों देखेंगे, इसको समझें। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों। क्लियर। दूसरा देखेंगे, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ये सारी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है, संख्याएं हैं। और अगर आपसे 50 से 100 तक पूछा जाए, 50 से 100 तक, तो 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बताइए जल्दी आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें, जिससे लोगों के पास पहुंच जाए और उसको ये पढ़ सकें। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।